આવતા મહિને રજૂ થનાર બજેટમાં મધ્યમ વર્ગને આવકવેરામાં મોટી રાહત મળવા જઈ રહી છે। સીએનબીસી બજારને મળેલી એક્સક્લુઝિવ માહિતી અનુસાર ટેક્સ સ્લેબમાં મોટા ફેરફારોની તૈયારી ચાલી રહી છે। સંપૂર્ણ સમાચાર લઈએ लक्ष्मण रॉय पासेथी। लक्ष्मण जी, इनकम टैक्स में क्या बड़ी राहत मिल सकती है, क्या है पूरी खबर? देखिए, अब तक जो संकेत मिल रहा है इसमें के मुताबिक इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यानी अगले महीने पेश होने वाले बजट में इनकम टैक्स में राहत दी जाएगी और ये राहत क्या होगी तो इसका सीधा सा फोकस पॉइंट होगा कि मिडिल क्लास को राहत दी जाए। और राहत देने के अलग अलग विकल्प हैं। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि जो 20% से लेके 30% का जो टैक्स स्लैब है उसमें कैसे बदलाव किया जाए। चूंकि 20% तक मतलब 15 लाख तक की आपकी आमदनी होती है तो 20% टैक्स लगता है। जैसे ही 15 लाख से आपकी आमदनी ज़्यादा होती है सीधे टैक्स की देनदारी 20% से बढ़कर 30% पर हो जाती है। तो ये एक ऐसा वर्ग होता है जिसके हाथ में अगर पैसा ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। इसलिए वित्त मंत्रालय में एक आम सहमति बन गई है कि इस 20% और 30% के बीच में कुछ तो आपको राहत देनी पड़ेगी। एक विकल्प है कि इसमें आपको एक नया स्लैब जोड़ दीजिए या फिर कुछ इस तरीके से बदलाव करिए ताकि इस इनकम कैटेगरी को इनकम टैक्स में राहत मिले। दूसरा जो वो भी लगभग संभावना पूरी है और कह सकते हैं लगभग तय है, वो यह है कि इनकम टैक्स छूट की सीमा अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाएं तो अभी 3 लाख तक है टैक्सेबल इनकम। उससे ऊपर जाते हैं तो आपको इनकम देनी पड़ जाती है। तो वहां पे टैक्स छूट की सीमा सरकार बढ़ा सकती है, 5 लाख बढ़ा दे या फिर कुछ उससे आगे बढ़ा दे तो ये छूट की सीमा बढ़ा सकती है। इसका असर ये होगा कि नीचे के जितने भी स्लैब हैं 15% से नीचे के जितने भी स्लैब हैं, 20% से नीचे के जितने स्लैब हैं, उन सब में ही बदलाव आपको दिखेगा। तो न्यू टैक्स रिजीम में एक बड़ा बदलाव होगा, मिडिल क्लास को राहत दी जाएगी, ये संभावना पूरी है। अब रही बात ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर के, तो वहां बता दूं कि वहां पे एक अलग अलग राय है वित्त मंत्रालय के भीतर। आर्थिक मामलों के जो विभाग है, जो कह सकते हैं आर्थिक सलाहकार विभाग है, उसका कहना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आप राहत दीजिए क्योंकि वहां भी मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है। उनको राहत देने से जो असली मकसद है खपत बढ़ाया जाए वो मिलेगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है कि चूंकि सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को हतोत्साहित करना चाहती है, बढ़ावा नहीं देना चाहती है, तो वहां राहत देना ठीक नहीं होगा। हालांकि इस पर अंतर्विरोध पर अभी कोई आम सहमति नहीं बनी है। मुझे लगता है बजट पेश होने से एक हफ्ते पहले सारी स्थिति साफ हो जाएगी और उसका खुलासा वित्त मंत्री खुद करेंगे बजट भाषण में। जी लक्ष्मण जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ત્યારે જ બજેટની હવે ગણતરી ચાલી રહી છે ત્યારે આજે નાણામંત્રી નિર્મળા સીતારામનની ખેડૂત સંગઠન અને કૃષિ અર્થશાસ્ત્રીઓ સાથે બેઠક કરી છે। આ અંગે વધુ માહિતી આપવા જોડાયા છે સંવાદદાતા આલોક પ્રિયદર્શી। आलोक जी, किसानों के साथ की बैठक के क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह वित्त मंत्री के साथ जो प्री बजट कंसल्टेशन बैठक हुई उसमें आज फार्मर एसोसिएशन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट सुबह शामिल हुए और बैठक खत्म होने के बाद जो अहम बातें सामने आई उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि ये कहा गया कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो करीब गिरकर 1.4% हो गया है, जबकि एक समय में ये 6.6% के आसपास होता था। लिहाजा सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए ताकि ये ग्रोथ बढ़े। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को भी बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो मांग थी कि जो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है इसकी रकम अभी 6,000 है, काफी कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट पर पाबंदियां तमाम लगी हुई हैं उनको हटाया जाना चाहिए ताकि किसानों की इनकम बढ़ सके। इसके अलावा किसानों के लिए जो किसान एग्री स्टार्टअप और इस तरह की चीजों को लेकर जो स्कीम्स हैं उसको कहा गया कि इसमें जो मौजूदा लोन है वो 10 लाख रुपए तक मिलता है, इसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक किया जाना चाहिए ताकि जो एग्री सेक्टर में जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर है, उनको बढ़ावा मिल सके। तो इस तरह की कई सारी बातें एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट और एग्रीकल्चर ने किया और खास बात ये थी कि जो किसानों को तमाम इंसेंटिव और सब्सिडी मिलती हैं उसमें अलग अलग देने के बजाय एक मुश्त देने की बात कही गई है। तो ये तमाम चीजें एग्रीकल्चर के जो मीटिंग हुई है वित्त मंत्री की उस सब निकलकर सामने आई। तो સાથે જ નાણામંત્રીની હમણાં થોડી ક્ષણોમાં એમએસએમઈ સેક્ટર સાથે પણ બેઠક છે। આ અંગેની માહિતી પણ આલોક પાસેથી જ લઈએ। આલોક जी, एमएसएमई की क्या डिमांड रह सकती है?
बिल्कुल, देखिए अभी एमएसएमई सेक्टर के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्री बजट कंसल्टेशन बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें उम्मीद ये की जा रही है कि जो एमएसएमई सेक्टर्स की जो दिक्कतें हैं उसको देखते हुए कई सारी ऐसी मांगे होंगी जिससे कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। सबसे मेन चीज है कि जो पीएलआई स्कीम है जो अभी 14 सेक्टर में लागू है, इंडस्ट्री मांग कर सकती है कि इसे और भी इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, खासतौर से जो टॉय साइकिल, इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर हैं खासतौर से फर्नीचर, फुटवेयर, इन सब में भी इसका दायरा बढ़ाना चाहिए और साथ साथ जो पीएलआई के इंसेंटिव्स हैं उसकी जो पेमेंट अभी एनुअली होती है उसको क्वार्टरली करने की मांग की जा सकती है, ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस हैं, इंडस्ट्री हैं, उनको पैसे की किल्लत ना हो। इसके अलावा जो ये भी कहा गया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो छूट है वो इनकम टैक्स का फायदा है वो उसको दोबारा से बहाल करके 200% किया जाना चाहिए, ताकि इस पूरे सेक्टर में कुल मिलाकर जो इस तरह के जो नई टेक्निक और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल सके। जी आलोक जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ત્યારે જ હવે આપણે નજર કરીએ બજારના કારોબાર પર। તો સારી શરૂઆત બાદ બજાર અંતે વેચવાલી સાથે બંધ થયા। નિફ્ટી સેન્સેક્સ 5% ઘટીને બંધ થયા તો બેંક નિફ્ટીમાં પણ 125 પોઈન્ટનો ઘટાડો જોવા મળ્યો। તો મિડ કેપ ઇન્ડેક્સ પણ લાલ નિશાનમાં જ બંધ થયો। બજારના કારોબારની વિગત લઈએ સહયોગી નીરજ કંસારા પાસેથી। નીરજ, બજારમાં આજે ક્યાંથી વેચવાલી આવતી જોવા મળી? તો જુઓ, આ અઠવાડિયે આપણને બજારની અંદર એક ફ્લેટિશ કારોબાર જોવા મળ્યો છે। નિફ્ટી, સેન્સેક્સ અને મિડકેપમાં આ અઠવાડિયે આપણને બહુ કોઈ મોટા ગેઇન્સ જોવા નથી મળ્યા, પરંતુ આ અઠવાડિયે નિફ્ટી બેંક લગભગ 3% જેટલો, 3.25% જેટલો આપણને વધતો દેખાયો છે અને સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સમાં 1%નો વધારો આપણને આ અઠવાડિયે નોંધાયો છે। નેગેટિવ નથી પરંતુ પોઝિટિવ ટેરેટરીમાં જ બંધ થયા છે, પરંતુ નિફ્ટી બેંક આ અઠવાડિયાનું એકદમ હીરો સાબિત થયું છે। આજની વાત કરી લઈએ તો આજે જુઓ થોડોક ઘટાડા તરફી કારોબાર રહ્યો છે। નિફ્ટી, સેન્સેક્સ, નિફ્ટી બેંક બધામાં 5% જેટલો આપણને ઘટાડો જોવા મળ્યો। તો નિફ્ટીની અંદર ખાસ કે 23,500ના લેવલ આજે થોડાક જાળવી રાખવામાં સફળ થયું છે। આ એટલા માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આવતા અઠવાડિયે હવે આપણા માટે જે ખાસ અઠવાડિયું આવવાનું છે તે મંથલી એક્સપાયરીનું અઠવાડિયું છે, એટલે એના પર એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। આજના દિવસે આપણને જે સેક્ટર્સની અંદર સારી એવી તેજી જોવા મળી, એમાં જુઓ એક આઈટી સેક્ટર તો હતું, સવારના સેશનમાં 2% જેટલું વધ્યું હતું, પરંતુ ઉપરના સ્તરે થોડુંક નફા વસૂલી આજે એમાં જોવા મળી છે। આ ઉપરાંત તમને મીડિયાની અંદર, મેટલની અંદર સારી એવી તેજી જોવા મળી, પરંતુ જુઓ આજના દિવસે એફએમસીજી, પીએસયુ બેંક, ઓઇલ એન્ડ ગેસ, રિયલ્ટી, આ બધા સેક્ટરમાં એક આજે પ્રોફિટ ટેકિંગ આવતું જોવા મળ્યું, જેને કારણે આપણે આ બજારમાં થોડુંક વધારે પડતો ઘટાડો આવતો જોવા મળ્યો છે। પરંતુ આજના દિવસે જુઓ તમને નિફ્ટીના ફ્રન્ટ પરથી જ્યાં સૌથી વધારે તેજી દેખાય એમાં ભારતીય એરટેલનું કાઉન્ટર છે, એલટીઆઈ, માઇન્ટ્રી, હિન્ડાલ્કો, જેએસડબલ્યુ સ્ટીલ, ઇન્ફોસિસ, ટીસીએસ, આ બધાનો સમાવેશ નિફ્ટીના વધનારા શેર્સની અંદર થાય છે। જ્યારે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ, નેસ્લે, ટાટા મોટર્સ, આ બધામાં થોડો આ જે ઘટાડો આપણને જોવા મળી રહ્યો છે। ખાસ કરીને મિડકેપના ફ્રન્ટ પરથી વાત કરી લઈએ તો આજે જે ફર્ટિલાઇઝર સેક્ટર છે એની અંદર આપણને થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો, તો પ્રોફિટ બુકિંગ આવ્યું છે, એટલે જોજો આજે તમને ટોરેન્ટ પાવર લગભગ 5.25% જેટલો ઘટ્યો છે। સુપ્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ઘટાડો છે, બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, બીએસસી આજે તમને થોડો ઘટતો જોવા મળ્યો છે। પરંતુ એની સામે તમે જોશો તો આજે રેલવે કાઉન્ટર, આરવીએનએલમાં લગભગ 5-6%ની તેજી આવી। આ ઉપરાંત સુઝલોન, એપીએલ, અપોલો, કલ્યાણ જ્વેલર્સ, આ બધામાં એક સારી એવી તેજી રહી છે। એટલે ઓવરઓલ આજે અઠવાડિયું થોડુંક પોઝિટિવ પરંતુ એક કન્સોલિડેશનનું રહ્યું છે, પરંતુ નિફ્ટી બેંક અહીંયાથી સારી એવી તેજી આપણને દર્શાવી છે। હવે આવતા અઠવાડિયે આપણે મંથલી એક્સપાયરીમાં છીએ, જો કે એક્સપર્ટનું માનવું છે કે કદાચ આપણને આવતા અઠવાડિયે થોડું ઘણું પ્રોફિટ બુકિંગ વધતું જોવા મળી શકે। જી નીરજ, આ સમગ્ર માર્કેટની અપડેટ આપવા બદલ આપનો આભાર। ત્યારે જ વોડાફોન આઈડિયાએ તમામ 17 સર્કલમાં 5G સેવાની શરતો પૂરી કરી છે। કંપનીએ બંને સ્પેક્ટ્રમ બેન્ડમાં 5G રોલઆઉટની શરતો પૂરી કરી છે। समाचार पर વધુ માહિતી આપવા માટે असीम मनचंदा जोड़ाई गया है। असीम जी, वोडाफोन आइडिया की 5G सेवा कब शुरू हो सकती है? सरकार जब भी कभी किसी कंपनी को स्पेक्ट्रम देती है तो उसके साथ एक शर्त रखती है कि आप इस स्पेक्ट्रम की होल्डिंग नहीं करेंगे, आप इसके अंदर अपनी सेवाओं की शुरुआत करेंगे। तो जो भी टेलीकॉम कंपनी है उनको 2 साल पहले स्पेक्ट्रम दिया गया था, उनकी लाइसेंस की शर्तों में एक शर्त जोड़ी गई थी कि आप 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर अपनी सर्विसेज शुरू कर देंगे। बाकी सारी कंपनियां अपनी 5G सर्विसेज का रोल आउट कर चुकी है, उनका कमर्शियल भी यूज कर चुकी है, लेकिन वोडाफोन आइडिया इसमें काफी पीछे चल रहा था। तो कंपनी ने अब पेनल्टी के साथ अपने सर्विसेज का रोल आउट ऑब्लिगेशन पूरा
पूरा कर लिया। कंपनी के पास 5G जो 5G स्पेक्ट्रम है वो 17 सर्किल में और 2 स्पेक्ट्रम बैंड के अंदर है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कंपनी ने दोनों स्पेक्ट्रम बैंड के अंदर अपना 5G स्पेक्ट्रम का रोल आउट पूरा कर लिया है, रोल आउट ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया। तो कंपनी के ऊपर इसके ऊपर पेनल्टी भी लगी है। कंपनी ने करीब 1 करोड़ रुपए की इसको लेकर के पेनल्टी भी चुकाई है। लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक अगर कंपनी 15 अगस्त तक ये अपने सर्विसेज शुरू नहीं करती या टेस्टिंग नहीं कराती तो कंपनी का जो स्पेक्ट्रम था वो भी वापस लिया जा सकता था। तो वो एक खतरा यहाँ पर कंपनी के ऊपर से टल गया। कंपनी ने अपना रोल आउट नेटवर्क टेस्टिंग करा दिया है। आगे भी कंपनी अपना 5G सर्विसेज का रोल आउट जो है वो शुरू कर सकती है। बाकी कमर्शियल सर्विसेज भी वो शुरू कर सकती है। लेकिन अभी कंपनी का जो फोकस है वो सिर्फ 4G सर्विसेज के ऊपर है। जो कंपनी के मालिक है वो पहले ही कह चुके हैं कि हम अगले 6 से 9 महीने के अंदर 5G सर्विसेज शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में कंपनी की 5G सर्विसेज कुछ एक इलाकों में देखने की शुरुआत मिल जाए। जी असीम जी, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।